नमस्कार। आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। मैं हूं राम जाने। सच्चाई न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है भ्रष्टाचार की बड़ी सच्चाई। एक आम भारतीय ने वर्ष 2008 से पहले दो ऐसी तकनीकें खोज निकालीं जिनके उपयोग से बिना पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोयला आदि अन्य किसी वर्तमान ईंधन के स्थान पर ईंधन के रूप में साधारण जल का उपयोग कर इंजन चलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इन तकनीकों से ऊर्जा उत्पन्न कर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के साथ साथ पर्यावरण को स्वच्छ भी करना संभव है, क्योंकि इस भारतीय द्वारा खोजी दो तकनीकों पे मुखू दो बर्फीकों में से एक तकनीक के उपयोग से वायुमंडल में जीवनदायिनी ऑक्सीजन मुक्त होती है। मेरे पीछे इस उपयोगी तकनीक का नामांकित चित्र टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वैसे तो पूरी मानव जाति के लिए इन तकनीकों की खोज बड़े ही खुशी की बात है, मगर बड़े ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उस भारतीय की खोजी ये तकनीकें भी राजनीति व भ्रष्टाचार आदि की भेंट चर्राज गईं और खोजकर्ता भारतीय आज गरीबी के अंधेरे में मजदूरी कर गुमनाम जीवन यापन कर रहा है। उस खोजकर्ता भारतीय गरीब मजदूर को विश्वास है कि एक दिन उसके द्वारा मानव जाति की भलाई के लिए खोजी गई उसकी ये तकनीकें प्रकृति की भलाई में उपयोग होगी, चाहे तब वह हो या न हो। इन तकनीकों से उसका नाम जुड़े या न जुड़े। इन तकनीकों के गुमनाम खोजकर्ता ने जब इन तकनीकों की खोज की, तब खोजकर्ता के पास इतना धन नहीं था कि वह इन तकनीकों को क्रियान्वित रूप दे सके या इन तकनीकों को पेटेंट करा सके। अपने जनपद के उप जिलाधिकारी श्री सीताराम गुप्ता जी के सलाह रूपी निर्देश पर खोजकर्ता ने कानपुर महानगर स्थित आईआईटी कानपुर से फार्मूला प्रमाणित कराने हेतु संपर्क किया। वहां के यांत्रिकी विभाग के विद्वान प्रोफेसर श्री अभिनाश कुमार अग्रवाल जी ने इस तकनीक को संभव बताते हुए कहा कि इस तकनीक में प्राप्त ऊर्जा खर्च ऊर्जा से कम है। उनके हस्ताक्षरित पत्र इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पर सच्चाई इससे परे है। इस तकनीक में उपयोग होने वाली बैटरी इंजन के कार्यकाल में स्वतः ही चार्ज होती रहती है। आज वही प्रोफेसर साहब उसी तकनीक का व्याख्यान कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उस तकनीक को अपने दिमाग की उपज बताकर उस तकनीक की खोज का श्रेय बटोर रहे हैं। इस संदर्भ में आप इस वीडियो की क्लिप देखें, जिसका लिंक भी स्क्रीन पर है। नमस्कार, साइंस टाइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज इंडिया साइंस के इस आभासी मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं आईआईटी कानपुर के यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल और सीएसआईआर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के निदेशक डॉक्टर आशीष लेले। आप दोनों विशेषज्ञों का साइंस टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अविनाश। धन्यवाद मानवर्धन जी। किसी भी बड़े मिशन को अडॉप्ट करने के पहले ये बहुत अच्छी बात है कि उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना जाए। जी, 1800 के आसपास इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का आविष्कार हुआ था, जिसमें दो इलेक्ट्रोड अगर आप कंडक्टिंग वाटर में डालते हैं और उसमें करंट प्रवाह करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा होती है। उसके बाद हाइड्रोजन एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इन्वेंट होने के बाद हाइड्रोजन का प्रोडक्शन छोटे मोटे स्केल पर शुरू हुआ और 1820 में पहली बार एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रेवरेंड सेसिल। उन्होंने जो है हाइड्रोजन आईसी इंजन की परिकल्पना की थी और ये वो वक्त था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, डीजल और पेट्रोल इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उसके बाद ये चलता रहा और 1874 में एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे जूल वर्न, और उस टाइम पर 1850 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उस समय पर कोल ही सारे ऊर्जा का स्रोत था। तो उन्होंने अपने नॉवल में लिखा था कि आने वाले समय में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो ही सारी ऊर्जा का स्रोत होंगे। अब आप सोचिए वो व्यक्ति 1875 में जब कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, उस तरीके की परिकल्पना की, तो ये काफी दूरदर्शी था उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। और उसके बाद जब निकोलस ऑटो, जिन्होंने स्पार्क इग्निशन इंजन का इन्वेंशन किया, उन्होंने भी हाइड्रोजन का यूज किया था शुरू में अपने आविष्कार को चलाने के लिए। और उसके बाद फिर जो है उन्होंने उसका पैटेंट भी किया और उसके बाद रिसर्च चलता रहा। थोड़ा बहुत हाइड्रोजन के इंजन बनाने की दिशा में फ्रांसिस बैकन ने 1930 में बहुत काम किया था।
और हाइड्रोजन उस टाइम पर पेट्रोल और डीजल का भी लगभग हिस्ट्री बराबर पैरेलल में चल रहा था, तो वो भी इन्वेंट हो रहे थे। और 1900 के आसपास जो है मॉडल टी जो मास प्रोडक्शन कार थी वो आई, और फिर पेट्रोल और डीजल भी लार्ज स्केल पर अवेलेबल होने लगा। तो मैं आपको हिंडनबर्ग ट्रेजेडी के बारे में बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले एक्चुअली ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट के लिए एयरशिप्स चला करते थे। एयरशिप मतलब आज के जो A380 विमान हैं जो आज सबसे बड़े हैं, उनसे भी बड़े एयरशिप होते थे, और वो बड़ी धीमी गति से अटलांटिक को क्रॉस किया। तो ये हिंडनबर्ग ऐसे ही एक एयरशिप का नाम था, और ये जनरली उस टाइम पर हाइड्रोजन से ही फ्यूल होते थे। तो इस शिप में 14 बैग्स जो है हाइड्रोजन के बड़े बड़े रखे गए थे। बहुत बड़ा जो है शिप था ये। तो इसमें करीब 100 लोग थे, जिसमें 35 पैसेंजर थे, 65 क्रू मेंबर्स थे। तो ये जर्मनी से जब अमेरिका पहुंचा, न्यूयॉर्क के आसपास कहीं इसको लैंड होना था, तो जब ये लैंड कर रहा था तो उस टाइम पर इसमें उतरते वक्त जमीन से लगभग 300 फीट ऊपर था, और इनको एक्चुअली रोप्स के थ्रू खींचा जाता था इन प्लेन्स को नीचे उतारने के लिए, क्योंकि बहुत हल्के फ्यूल पर थे और काफी बड़े स्ट्रक्चर होते थे, इनकी फ्लोटिंग काफी होती थी। तो जब इनको खींचा जा रहा था तो किसी वजह से उसमें आग लग गई, और 30 सेकंड के अंदर पूरा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और उसमें लगभग 35 लोगों की मौत हो गई। 100 में से 65 लोग बच गए। लेकिन उसका पूरा ब्लेम बिना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस किए पूरा हाइड्रोजन पे कर दिया गया। तो उसकी वजह से जो हाइड्रोजन का जो डेवलपमेंट हो रहा था, और हाइड्रोजन का जो लोग कोशिश कर रहे थे कि हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लेकर के आए और मोबिलिटी में कैसे यूज करें, वो सारा रुक गया। अगले 20 साल तक किसी ने हाइड्रोजन के बारे में सोचा भी नहीं। फिर 1970 के दशक में आकर के वापस से हाइड्रोजन पर कुछ कंपटीशन, स्टूडेंट कंपटीशन शुरू हुए, और फिर से वापस दुनिया ने जब उसकी सेफ्टी के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए फिर से वापस से हाइड्रोजन रिसर्च शुरू किया। तो ये इसका छोटा सा बैकग्राउंड है। बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों के लिए ये बताया कि किस तरह से इसका इतिहास है और किस तरह से हिंडनबर्ग त्रासदी हुई थी। डॉक्टर आशीष, आपके पास आना चाहूंगा और सर जानना चाहूंगा कि ये कुल मिला के हाइड्रोजन का उत्पादन अगर देखें तो कैसे होता है, हाइड्रोजन हमें मिलता कैसे है, और हाइड्रोजन हासिल करने के पीछे का विज्ञान क्या है? डॉक्टर आशीष। मानवर्धन जी नमस्ते, थैंक यू फॉर। आप सभी को भली भांति पता होगा कि किसी भी वस्तु के मूल्य में बाधा सम्मिलित होता है। नहीं, अगर उस भारतीय संजू बाबा को माननीय प्रोफेसर श्री अविनाश अग्रवाल द्वारा अपनी स्वार्थी मानसिकता के चलते झूठ कहकर न रोका गया होता, तो आज पानी से वाहन चलने के कारण भद्दे के साथ साथ सभी वस्तुओं के मूल्य भी कम होते, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या न होती, मानव जाति, अन्य सभी जीव व प्रकृति का बहुत भला होता। इस भारतीय के साथ घटी यह घटना भ्रष्टाचार का उदाहरण है। हमारी जानकारी के अनुसार वह प्रोफेसर साहब आज जोधपुर IRT के निर्देशक हैं। उन्हें हाल ही में एक मीटिंग के दौरान पेल भी दिया गया, जिसका लिंक नीचे वीडियो में है। यह है जैसे का तैसा। अभी तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले प्रसारण में। तब तक के लिए नमस्कार।